बच्चों लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि हमें न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 डिस्कस करने हैं, तो हमने कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यानी ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है उसकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो बेटा देखो कुछ बातें हमको नॉर्मली याद रखनी है, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन भी हमारे इस टॉपिक में से आते हैं, तो कई बार उन मुद्दों में से बातें पूछ ली जाती हैं। पहली बात तो ये कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हैं वो कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स के ऊपर चार्ज होता है, यानी कि प्रभार होता है। मतलब कंपनी को चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या प्रॉफिट ना हो, हर कंडीशन में कंपनी को डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात कि डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो कंपनी के द्वारा, ध्यान रखना हमेशा, डिवेंचर्स की जो फेस वैल्यू होती है, डिवेंचर्स का जो अंकित मूल्य होता है, उस अंकित मूल्य के ऊपर डिवेंचर्स पर हम इंटरेस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। आगे हम बात करें कि डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी के लिए एक नॉमिनल नेचर का एक्सपेंसेस होता है, एक खर्चा होता है, जिसको ईयर के एंड में हमको क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। जिस तरीके से आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारे जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वो सारे या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या हमारी इनकम्स हैं तो वो सारी कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम P&L अकाउंट में। तो यहाँ पर हम कंपनी के लिए ट्रेडिंग और P&L अलग अलग नहीं बना करके एक ही फॉर्मेट में बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जिसके लिए हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसके लिए कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ईयर के एंड में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरी बात, जब कंपनी अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करती है तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग कंपनी को उनके ऊपर टैक्स भी काटना होता है, और कंपनी जो टैक्स काटती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, TDS। क्या बोलते हैं बेटा, TDS। TDS की फुल फॉर्म होती है हमारी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर कर की कटौती। मतलब जो इनकम का सोर्स है, जहां पर हमारी इनकम क्रिएट होती है, उसी जगह पर टैक्स काट लिया जाता है, तो वो कहलाता है TDS। अब डिवेंचर होल्डर्स के लिए डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो उनके लिए इनकम होती है, और ये इनकम क्रिएट कहां पर होती है, कंपनी के पास। कंपनी क्रिएट करती है उस इंटरेस्ट को, तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने से पहले ही टैक्स काट लेती है और बाकी का अमाउंट जो है डिवेंचर होल्डर्स को पे करती है। कंपनी के द्वारा जो टैक्स काटा जाता है उसकी रेट बेटा गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी फिक्स कर रखी है, 10%, 10%। यानी कि जितना भी हमारा इंटरेस्ट बनता है उस पर 10% की रेट से टैक्स काट लिया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंटरेस्ट को लेकर कौन कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज हमारे द्वारा की जाएंगी। एक बात और कि नॉर्मली कंपनी के द्वारा जो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो हाफ ईयरली दिया जाता है, यानी अर्धवार्षिक। मतलब हर 6 महीने में कंपनी क्या करती है, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट ड्यू करती है। ठीक है। तो देखते हैं हम, देखो इसकी एंट्री क्या क्या बनेगी हमारे सामने, हम एंट्रीज को समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले जब कंपनी इंटरेस्ट ड्यू करती है तो इंटरेस्ट ड्यू के टाइम पर, यानी कि ब्याज दे होने पर क्या एंट्री बनेगी। तो देखो हम एंट्री जो कर रहे हैं वो कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं। किसकी बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी की बुक्स में। और ये इंटरेस्ट कंपनी क्या करती है, पे करती है। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ बेटा, खर्चा हुआ। क्या हुआ, खर्चा, एक्सपेंसेस हुआ, जिसके लिए हम क्रिएट करेंगे, एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट DR। ठीक है। अभी इंटरेस्ट कंपनी पे करती है किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर के होल्डर का जो खाता है उसमें क्या कर देती है, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देती है, यानी कि जमा कर देती है। तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। तो हम ये लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट।
समझ में आ गई बात। और इस इंटरेस्ट के अमाउंट में से कुछ अमाउंट कंपनी टैक्स के रूप में काट लेती है, टीडीएस काट लेती है, जो नॉर्मली कितना होता है हमारा 10% होता है। वो टैक्स क्यों काटती है कंपनी? ताकि कंपनी उस टैक्स को काटने के बाद में किसको पे कर सके? गवर्नमेंट को पे कर सके। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो टैक्स काटा जाता है, टीडीएस काटा जाता है, ये टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है। किसकी ओर से पे किया जाता है? तो ये डिवेंचर होल्डर की ओर से पे किया जाता है। इन्हें डिवेंचर होल्डर की इनकम पर टैक्स होता है, लेकिन पेड कौन करता है? तो पेड करती है कंपनी। तो कंपनी जब डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है तो उस टाइम पर कुछ टैक्स काट के अपने पास रख लेती है और बाद में उस टैक्स का पेमेंट किसको कर देती है? गवर्नमेंट को कर देती है। तो जब कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटेगी तो कंपनी के लिए वो टीडीएस जब तक वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर देती तब तक कंपनी के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा। और पड़ेगा मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? हम सीआर करते हैं। तो हमें लिखेंगे टू टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट है। समझ में आई बात? ये इंटरेस्ट के ड्यू होने पर हमारी एंट्री बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारा बनता है, तो 10,000 रुपए में से कंपनी 10% काटेगी। एक जीरो हटा दो, 10% आ जाएगा हमारा। तो 10,000 में से एक जीरो हटाएंगे तो कितना आएगा? 1,000 रुपए। यानी कंपनी ने 1,000 रुपए का क्या काट लिया? टैक्स काट लिया। और 9,000 रुपए किसको पे करेगी कंपनी? डिवेंचर होल्डर्स को पे करेगी। 1,000 रुपए किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। उसके बाद में अब कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। इंटरेस्ट जब पेड करती है कंपनी तो कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? तो कंपनी इंटरेस्ट किसको पे करेगी? डिवेंचर होल्डर्स को। डिवेंचर होल्डर्स कौन है? हमारे क्रेडिटर हैं। जब इनको हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा, क्योंकि अभी सीआर है, पेमेंट करने पर क्या हो जाएगा? ये डीआर। तो हमारी एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर। पेमेंट करेंगे तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और बैंक के बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? हम सीआर कर देंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा? बोलो इसमें अमाउंट आ जाएगा बेटा 9,000 रुपये, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को कितना पे करना है? हमको 9,000 रुपये। हमने एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कंपनी क्या करती है? जो टीडीएस काटा है, इस टीडीएस का भी पेमेंट करेगी। किसको पेमेंट करेगी? गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी। तो टीडीएस का जब पेमेंट किया जाता है तो उस टाइम पर कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? तो देखो बेटा, टीडीएस भी सीआर हो रहा है, यानी कि कंपनी के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है। जब पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म करने के लिए सीआर को क्या करते हैं हम? डीआर। तो यहाँ लिखेंगे हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डीआर। पेमेंट किया, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। बैंक के बैलेंस को कम करने के लिए क्या कर देते हैं हम? सीआर। और कितना अमाउंट है हमारा? 1,000। आगे बात समझ में? इस तरीके से इंटरेस्ट के डी होने की एंट्री, इंटरेस्ट का डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री, और टीडीएस का गवर्नमेंट को पेमेंट करने की एंट्री, ये हमारी बन जाती है। ठीक है, साल भर में हम जितनी भी बार इंटरेस्ट डी और पेड करते हैं उनकी एंट्री इस तरीके से बनती है। और ईयर के एंड में, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट है ये हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन सा अकाउंट बेटा? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। तो ईयर के एंड में इस डिवेंचर इंटरेस्ट में जितना भी अमाउंट होता है सबको जोड़ करके हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा? ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखो बेटा, ये खर्चा है, इसको हमने डीआर कर रखा है। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अकाउंट तो हो जाएगा हमारा सीआर। और किस में ट्रांसफर करेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में। तो वो क्या हो जाएगा? डीआर। क्योंकि जब हम खर्चों को ट्रांसफर करते हैं तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? हमारे कम हो जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट क्या कर देंगे हम? डीआर। तो ईयर के एंड में, ईयर एंड में हमारी क्या एंट्री बन जाएगी बेटा? ईयर के एंड में हमारी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डीआर और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट।
अमाउंट कितना आएगा सर? तो बेटा इंटरेस्ट कुल कितना ड्यू हुआ था? 10,000, जिसमें से 9 हमने डिवेंचर होल्डर को पे किए थे, 1,000 रुपए हमने गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में पे किए थे। लेकिन इंटरेस्ट तो हमारा पूरा 10,000 है, खर्चा तो पूरा 10,000 है, तो 10,000 से आपकी एंट्री बन जाती है। आगे बात समझ में सबके? ठीक है, तो इस तरीके से हमको एंट्रीज बनानी होंगी। अब हम बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से हमको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये एक एग्जाम्पल हमारी बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 21। इसे बोला गया है कि चांदनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2016 को 5,000 रुपए 100 वाले 14% ऋणपत्र निर्गमित किए। देखो ऋणपत्रों की संख्या कितनी है? 5,000, और एक ऋणपत्र कितने का है? 100 रुपए का, यानी कि इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। अगर 100 रुपए एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है, तो पूरे 5,000 डिवेंचर्स की फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाती है बेटा? 5 लाख रुपए। ठीक है, आगे बोला है 14%। अभी 14% क्या है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि डिवेंचर्स के आगे जो रेट लिखी होती है वो हमारी इंटरेस्ट रेट होती है। कौन सी रेट होती है बेटा? ये इंटरेस्ट रेट। तो 14% आपकी ब्याज दर है। क्या है बेटा? ये ब्याज दर। ठीक है, यानी कि 14% से इन पर ब्याज दिया जाएगा। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋणपत्रों पर ब्याज छमाही आधार पर 30 सितंबर और 31 मार्च को 10% आयकर काटकर किया जाना है। यानी कि इंटरेस्ट जो ड्यू होगा वो हर 6 महीने में ड्यू होगा, हाफ ईयरली ड्यू होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट का पेमेंट जो हम करेंगे वो 10% टीडीएस काट करके पेमेंट करेंगे। आगे बोला गया है कि कंपनी की पुस्तकों में ऋणपत्रों पर ब्याज और लाभ हानि खाते में हस्तांतरण से संबंधित जर्नल एंट्री आपको करनी है। तो देखो बेटा, हम समझते हैं क्या क्या एंट्री हमारी बनेंगी इसमें। ये हमने बनाई जर्नल, और इस जर्नल को हम एंट्री बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करोगे आप? इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट हमारा किस डेट को ड्यू होगा? तो पहले 30 सितंबर आएगा, यानी कि 2016 सितंबर 6:30 इसको हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझते हैं हम। टोटल फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको किस रेट से लगाना है? तो इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है हमको? 14%। तो ये 14% के लिए हम लिखेंगे 14/100। ठीक है, इनटू कितने महीने का निकालना है आपको? तो 6 महीने का निकालेंगे, क्योंकि हमने डिवेंचर कब इशू किए? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने महीने होते हैं बेटा? 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम कर देंगे 6/12। आगे बात समझ में यहाँ तक? इसको सॉल्व करते हैं तो 00 से आपका 00 गायब हो जाता है, और 6 से काटेंगे तो 6 2 12, और 2 से ही कट जाएगा 7 बार 14। ठीक है, अब इसको हम मल्टीपल कर लें तो ये 000 तो आपकी ऐसे कैसे आ जानी है, और 7 को मल्टीपल करेंगे 5 से तो 7 5 जा 35, यानी कि 35,000 रुपए का आपका क्या बनता है? इंटरेस्ट बनता है। कितने का इंटरेस्ट बनता है बेटा? 35,000 रुपए का। अब इसमें भी खास बात क्या है? उसने बोला कि 10% टीडीएस काट करके आपको पेमेंट करना है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना बना आपका? टोटल इंटरेस्ट हमारा बना कितना बेटा? 35,000 रुपए। उसमें से आपने लेस कर देना 10% का क्या? टीडीएस। तो 35,000 का 10% निकालोगे तो या तो आप कैलकुलेशन इस तरीके से कर लो कि 35,000 × 10/100 तो बराबर कितना आ जाएगा? 3500 रुपए। आगे बात समझ में? ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है कि 10% निकालना है, तो जिस अमाउंट का आपको 10% निकालना है उस अमाउंट में से लास्ट का एक डिजिट हटा दो। तो ये 35,000 में से पीछे से हम एक 0 हटा देंगे तो बचे कितना आपका? 3500 रुपए। ये 3500 रुपए आप टीडीएस काट लोगे तो अब कितना अमाउंट आपका बच जाएगा? 31,500 रुपए, जो हम किनको पे करेंगे? डिवेंचर होल्डर्स को पे करेंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 35,000। टीडीएस कितना काटेंगे? 3500 रुपए। डिवेंचर होल्डर्स को कितना पे करेंगे? 31,500 रुपए। इसके लिए एंट्री करते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? खर्चा। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट
ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डीआर, कितना अमाउंट, जितना टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना है आपका 35,000 रुपए। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स को कितना पे करोगे बेटा आप, तो डिवेंचर होल्डर्स को हमने 10% काटने के बाद में पे करना है कितने, 31,500 रुपए। तो ये 31,500 रुपए आपके यहाँ पर आ गए। और टू टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट, टीडीएस में कितने डालने हैं आपको 10% यानी कि 3500 रुपए। और इस प्रकार मिलाकर के 31,500 और 3500 कितने हो गए 35,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन 14% डिवेंचर्स। ठीक है, सिंपल वे में हमको नरेशन लिख देनी है, ये हमारी एंट्री कंप्लीट। उसके बाद में अब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब हम करेंगे इंटरेस्ट का पेमेंट। क्या करेंगे हम इंटरेस्ट का पेमेंट, तो पेमेंट भी इसी डेट को हमको करना है सितंबर 30, क्योंकि पेमेंट करने की डेट हमको अलग से नहीं दे रखी, तो हम इसी डेट को पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे, पहले डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर अभी क्या हो रहा है सीआर, पेमेंट करने पर क्या हो जाएगा ये डीआर, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर। और टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, डिवेंचर होल्डर्स को कितना पे करना है आपको 31,500 रुपए। तो ये 31,500 रुपए से एंट्री बन गई। नरेशन लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो 3500 रुपए का हमने टीडीएस काटा था, तो ये टीडीएस का भी हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। किसको करेंगे हम पेमेंट, गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। टीडीएस हमारे लिए लायबिलिटी है, पेमेंट करने पर क्या हो जाएगा ये डीआर हो जाएगा। तो एंट्री हमारी इसी डेट को बनेगी सितंबर 30 को। क्या एंट्री बनेगी, टीडीएस अकाउंट डीआर। और टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो बेटा अमाउंट कितना आएगा जितना आपने टीडीएस काटा है। कितना टीडीएस काटा आपने 3500 रुपए, तो 3500 रुपए से आपकी एंट्री बन गई। नरेशन लिख देंगे बिंग पेड टीडीएस टू गवर्नमेंट। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। ये 30 सितंबर तक की एंट्री हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि सर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डालने की एंट्री तो करो, तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कब बनता है, ईयर के एंड में। और ईयर का एंड कब होएगा आपका 31 मार्च को, तो वो एंट्री हम ईयर के एंड में करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सितंबर के बाद में हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधी डेट क्या आती है हमारी 31 मार्च, जिसमें हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो अगली एंट्री हम करेंगे 31 मार्च को। तो देखिए बेटा वही हमारा ईयर चेंज हो जाएगा 2017 और मार्च 31। पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे वही 5 लाख रुपए पर 14% की रेट से 6 महीने का, क्योंकि सितंबर तक का तो आप लगा चुके, सितंबर के बाद का लगाओगे, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 14% की रेट से 5 लाख रुपए पर, तो कितना अमाउंट आ गया आपका 35,000 रुपए। ये टोटल इंटरेस्ट आपका 35,000 बनता है, इसमें 10% टीडीएस काटना है आपको 3500 रुपए, और डिवेंचर होल्डर को कितना पे करना है 31,500 रुपए। यानी हमारे अमाउंट सारे सेम है और एंट्री भी सारी सेम बननी है यहाँ पर, बस केवल डेट चेंज होगी। तो पहली एंट्री हम इंटरेस्ट को ड्यू करने की बनाएंगे, वो क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डीआर। कितना अमाउंट, वही टोटल इंटरेस्ट जो आपका बना 35,000 रुपए, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा सर, टीडीएस काटने के बाद में 31,500 रुपए, और टू टीडीएस अकाउंट। टीडीएस में कितना अमाउंट आएगा सर, जो आपने टीडीएस काटा है 3500 रुपए, और ये एंट्री हमारी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, तो वही सेम डेट को मार्च 31 को आपको पेमेंट करना है। पहले हम डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, तो ये अभी सीआर हो गए क्योंकि हमारे क्रेडिटर है। जब इनको हम पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डीआर, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर। और टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा सर, तो बेटा अमाउंट कितना ड्यू किया हमने 31,500, तो ये 31,500 रुपए आ गए आपके। नरेशन लिख देंगे इसके हम बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। उसके बाद में क्या करेंगे, हम टीडीएस का पेमेंट करेंगे, तो टीडीएस की पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, वही सेम डेट को मार्च 31 को टीडीएस
या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डीआर और टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो जो आपने टीडीएस काटा है कितना बेटा? 3500 रुपये हो गई। ये एंट्री हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। देखो दोनों 6 महीने में हमने इंटरेस्ट ड्यू कर लिया और उसका पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू कर लिया और उसका पेमेंट कर लिया। अब ईयर का एंड हो गया हमारा 31 मार्च, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो ईयर के एंड में हमारे जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है वो सब किसमें ट्रांसफर करने हैं हमको? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट हमको कौन सा नजर आ रहा है? केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इन दोनों जगह पर। तो दोनों का अमाउंट हम जोड़ लेंगे, क्योंकि पूरी साल भर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 6 महीने का 35,000 और अगले 6 महीने का 35,000, कुल मिलाकर 70,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो रहा है अभी? डीआर हो रहा है। जब इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डीआर। और ये वाला अकाउंट जो ऑलरेडी डीआर है वो ट्रांसफर करने के बाद में क्या हो जाएगा? सीआर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? डेट आपकी वही आएगी क्या? मार्च 31। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर? तो बेटा अमाउंट आएगा 70,000 रुपये। कितना आएगा अमाउंट? 70,000 रुपये। कैसे आए 70,000? 35,000 रुपये का इंटरेस्ट पहले 6 महीने का और 35,000 का इंटरेस्ट अगले 6 महीने का, कुल मिलाकर हो गया हमारा 70,000 रुपये। नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये हमारा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला मामला खत्म। चलिए बेटा अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक और इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे या हानि को अपलेखन। तो जो हम ऋण पत्र हैं हमारे डिवेंचर्स उनको इशू करते हैं, तो इशू अगर डिस्काउंट पर होता है तो वो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या होता है बेटा? एक कैपिटल नेचर का लॉस होता है। और एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था शोधन की शर्तों के साथ में ऋण पत्रों का निर्गमन। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब प्रीमियम पर शोधन होना होता है तो वो प्रीमियम कंपनी के लिए शोधन वाला प्रीमियम क्या होता है? लॉस होता है। और ये दोनों ही कंपनी के लिए कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं। कैसे लॉस होते हैं बेटा? कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं। तो इन कैपिटल नेचर के जो लॉसेज होते हैं इनको हमको राइट ऑफ करना होता है। अब नॉर्मली कंपनी अधिनियम जो है हमारा कंपनी एक्ट जो है उसमें इनकी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है कि आपको इस अमाउंट को, इस कैपिटल नेचर के लॉस को किस टाइम पीरियड में किस तरीके से राइट ऑफ करना है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, एक कंपनी अपने डिवेंचर्स का जो यूजफुल टाइम होता है, ऋण पत्रों की जो अवधि होती है, उस अवधि के दौरान कंपनी को इन लॉसेज को क्या करना होता है? पूरा करना होता है, इनकी पूर्ति करनी होती है, इनको खत्म करना होता है, इनका अपलेखन करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो किस तरीके से हम करेंगे, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी होंगी, उन बातों को हमको यहाँ पर समझना है। आगे देखिए बेटा, इसमें हम जो बात करें कि ये लॉस हमारा कैपिटल नेचर का लॉस है। कौन सा लॉस है? ये कैपिटल नेचर का लॉस है। और इस कैपिटल नेचर के लॉस की जो पूर्ति की जाती है, तो कैपिटल नेचर के लॉस को राइट ऑफ करना या तो हम कैसे कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसके लिमिटेड 5 यूज होते हैं और उन 5 यूज में एक यूज ये भी है, टू राइट ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल और डिवेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट है या फिर प्रीमियम वाला लॉस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए हम प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम कहाँ से यूज कर सकते हैं इसको? जो हमारे कैपिटल नेचर के रिजर्व होते हैं, जिनको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपिटल रिजर्व का अकाउंट का अगर बैलेंस हमारे पास है तो हम उससे इसको रिजर्व कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लो ये नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास अगर किसी ने कैपिटल नेचर का गेन हुआ है, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट्स अगर हमको हुए हैं तो उन कैपिटल प्रॉफिट्स से हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं।
ये तीन बातें हमारी मेन होती है। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज करते हैं क्योंकि इसके लिमिटेड 5 ही यूज होते हैं। अगर आप उन 5 यूज में इनका प्रयोग नहीं करोगे तो फिर वो बेकार पड़े रह जाते हैं, इसलिए इसको यूज करते हैं। कैपिटल रिजर्व या कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं तो उनका जो मेन मोटिव होता है वो भी कैपिटल नेचर के लॉसेज को पूरा करना होता है। तो अगर कैपिटल नेचर का लॉस है तो हम इनको यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो ये तीनों ही हमारे पास में अवेलेबल नहीं है और उस कंडीशन में हमको इसको राइट ऑफ करना हो तो फिर हम कहां से राइट ऑफ करेंगे इसको? तो फिर हम राइट ऑफ कर सकते हैं इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से, लाभ हानि विवरण खाते से। समझ में आ गई बात? एग्जाम में अगर आपको वो इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एग्जाम में अगर वो आपको इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उस कंडीशन में आपको हमेशा इसको यूज करना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से क्या करेंगे? इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, इसकी पूर्ति हम करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, इस लॉस को पूर्ति करने के भी हमारे सामने दो मेथड्स आते हैं। एक मेथड आता है हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि बराबर किस्त विधि, बराबर किस्त विधि। और दूसरा जो मेथड हमारा होता है वो दूसरा मेथड होता है रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स, यानी कि बकाया ऋणपत्रों के अनुपात की विधि। समझ में आई बात? ये दो मेथड हमारे पास में राइट ऑफ करने को लेकर के आते हैं। एक तो आता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, बराबर किस्त विधि, और एक आता है रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मेथड। ठीक है, अब इनको हम कैसे ध्यान रखें और कैसे हम इनको सरल स्वभाव से समझें इसको? तो देखिए बेटा, होता क्या है, जैसे हमारे सामने दो कंडीशंस आती है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमने 1000 डिवेंचर्स इशू किए, ठीक है, और 1000 डिवेंचर्स जो हमने इशू किए तो इनका रिडेम्पशन होना है। क्या होना है? इनका रिडेम्पशन होना है। और इनके रिडेम्पशन की हमारे सामने दो कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन तो ये होगी कि 1000 जो डिवेंचर्स हैं उनका रिडेम्पशन कब होगा? आफ्टर 10th ईयर, 10वें वर्ष के अंत में। इसका मतलब है डिवेंचर्स का रिडेम्पशन, पूरे के पूरे 1000 डिवेंचर्स का रिडेम्पशन एक ही बार में हमको जब 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में करना है। यानी कि लमसम रिडेम्पशन होता है, एक मुश्त रिडेम्पशन होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे सामने हो सकती है कि ये जो 1000 डिवेंचर्स है इनका हम 10 साल के खत्म होने का इंतजार नहीं करें, बल्कि हम हर साल थोड़े थोड़े एक निश्चित अनुपात में, चाहे वो अनुपात बराबर का हो सकता है, चाहे वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम ये डिसाइड कर लें कि हम 1000 डिवेंचर है, हर साल 100 डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे, तो हर साल 100 डिवेंचर रिडेम्पशन करेंगे तो 10 साल में पूरे के पूरे 1000 डिवेंचर्स का हमारा क्या हो जाएगा? रिडेम्पशन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको करना होगा। ये रेशो अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल में हम कोई रिडेम्पशन नहीं करें, दूसरे साल में 100 का करें, तीसरे साल में 200 का करें, तीसरे साल में 100 का करें, चौथे साल में नहीं करें, पांचवें में नहीं करें, छठे में 300 का कर दें। मतलब रेशो अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम जो डिवेंचर्स उनका रिडेम्पशन जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। तो जब हम इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, और जब हम लमसम रिडेम्पशन करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। बाकी अकाउंटिंग एंट्रीज पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अकाउंटिंग एंट्रीज हमारी जो बननी होती है वही हमको बनानी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपका रिडेम्पशन होना होता है, यानी कि डिवेंचर 10 साल के लिए हमने इशू किए और वो पूरे के पूरे डिवेंचर्स का रिडेम्पशन हम एक ही बार में 10वें साल के अंत में करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो डिस्काउंट या लॉस का जितना भी अमाउंट होता है वो पूरे के पूरे अमाउंट को हम जो नंबर ऑफ ईयर्स है उस नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से। तो नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करने के बाद में जो अमाउंट आएगा
वो अमाउंट हमारा वो अमाउंट होगा जो हमको हर साल राइट ऑफ करना है, प्रत्येक वर्ष हमको राइट ऑफ करना है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो रेशो वाला मामला है, तो इस रेशो वाले मामले में हम एक एनालिटिकल टेबल बना लेंगे छोटी सी, और उस एनालिटिकल टेबल के आधार पर हम रेशो निकालेंगे, और जो डिस्काउंट का या लॉस का जितना भी हमारा अमाउंट है वो पूरे के पूरे अमाउंट को हम उस रेशो में बांट देंगे, और रेशो में बांटने के बाद में जो अमाउंट आएगा हमारा वो हमको हर साल क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, ठीक है। अब इसमें एंट्री क्या क्या बनती है हमारी, तो देखो बेटा सिंपल सी एंट्री हमारी बनती है। ये डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है कंपनी के लिए क्या है, ये कैपिटल नेचर का लॉस है, इस लॉस की पूर्ति करते हैं हम। तो मान लो इन तीनों से हम इसकी पूर्ति करते हैं, तो ये तीनों हमारे प्रॉफिट्स है, इन तीन में से किसी से भी हम पूर्ति करते हैं। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम से पूर्ति करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, जब इससे हम पूर्ति करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम डीआर कर देंगे, ये हमारी यानी हमारी एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर, ठीक है। अगर मान लो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं करके कैपिटल रिजर्व से करते हैं तो कैपिटल रिजर्व को डीआर कर देना है आपको, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर। अगर कैपिटल प्रॉफिट से करते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट्स अकाउंट डीआर। अगर इन सबसे ही करते हैं तो सबको डीआर कर दो एक साथ, ठीक है। और टू किसको राइट ऑफ कर रहे हैं हम, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जो हमारे लिए क्या था, लॉस था। जब इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो ये लॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लॉस का बैलेंस होता है डीआर, खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं हम उसको बेटा सीआर, तो ये आ जाएगा टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमारी एंट्री बनती है। अगर मान लीजिए हम इस लॉस की पूर्ति, इस लॉस को राइट ऑफ इनसे न करके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से करते हैं तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डीआर, और टू डिस्काउंट या लॉस जो भी है हमारे पास में ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आगे बात समझ में, 100 बातों की एक बात, जिससे हम राइट ऑफ कर रहे हैं वो तो कर दीजिए डीआर, चाहे वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो। और जिसको राइट ऑफ कर रहे हैं वो कर दीजिए सीआर। तो किसको राइट ऑफ कर रहे हैं, अगर आप डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं तो लिख दीजिए टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर आप लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं तो लिख दीजिए टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आगे बात समझ में आपके सबके, तो ये हमारी एंट्रीज बनती है। चलिए अब हम बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से इस कंसेप्ट को दोनों मेथड से समझते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये एक एग्जाम्पल हमने अपनी टेक्स्ट बुक का लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 22। उसमें बताया गया है कि सचिन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपए वाले 1000 6% ऋण पत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किए। डिस्काउंट कितना है हमारा, 5%। आगे उसने बोला जिनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर होना है। अब देखो बेटा, एक तो है हमारे सामने डिस्काउंट और एक है हमारे सामने प्रीमियम। डिस्काउंट कब है, डिस्काउंट ऑन इशू, वो कितना है आपका 5%, और दूसरा है प्रीमियम। लेकिन बेटा प्रीमियम ऑन इशू नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रीमियम ऑन इशू तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। और ये भी कितना है बेटा, 5%। दोनों कितने हमारे 5%। तो आप ये 5% निकालोगे किसका, तो देखो बेटा एक डिवेंचर कितने रुपए का है हमारा, 100 रुपए का, और टोटल डिवेंचर कितने हैं आपके 1000। तो 1000 डिवेंचर्स 100 रुपए के भाव से कितने के हो जाते हैं हमारे, 1 लाख रुपए के। कितने के हो जाते हैं, 1 लाख रुपए के। तो हम जो 5% निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का 5% कितना हुआ, तो देखो एक जीरो हटाते हैं तो कितना आता है 10,000, जो कि 10% के बराबर है। हमको चाहिए कितना परसेंट, 5%। तो उसका कर देंगे हम आधा, 10,000 का आधा कितना हो गया, 5,000। और इसी प्रकार प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी कितना है हमारा 5%, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 5,000। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ये भी हमारे लिए लॉस है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये भी हमारे लिए क्या है,
लॉस है। लेकिन खास बात यह है कि जो डिवेंचर्स का निर्गमन किया गया था तो उसी टाइम पर ये बात ध्यान में रखी गई कि इनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर किया जाएगा। तो दोनों ही लॉस हमको कब हुए? इशू के टाइम पर। दोनों ही लॉस कब हुए हमको? इशू के टाइम पर। इसलिए हम इन दोनों अकाउंटों को मिलाकर के और एक अकाउंट बना सकते हैं क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आगे बात समझ में? ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है इसके लिए तो हम ये अकाउंट ओपन करते ही है। मैंने आपको बताया था कि जब हम शर्त के साथ वेतन पत्र का शोधन करते हैं और प्रीमियम पर शोधन होना होता है तो हमको एक एंट्री और जोड़नी होती है और वो एंट्री क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट या टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो वहां पर हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट उस प्रीमियम के लिए ही डीआर करते हैं और डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट लिखते हैं। लेकिन दोनों ही इशू के टाइम पर होने वाले लॉस है तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना है? 10,000। यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना था? 5,000 और टोटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 5,000। कुल मिलाकर के लॉस कितना हुआ हमारा? 10,000, जो कि हमको राइट ऑफ करना है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कंपनी की पुस्तकों में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए। ठीक है, बना लेंगे। यदि ऋणपत्रों का शोधन 5वें वर्ष के अंत में किया जाना है। 5वें वर्ष का मतलब हुआ कि हमको हर साल रिडम्पशन नहीं करना है, हमको 5वें वर्ष के अंत में करना है। इसका मतलब जितने भी डिवेंचर्स हैं सभी का रिडम्पशन एक ही बार में करेंगे, 5वें वर्ष के अंत में करेंगे। तो यानी कि एक मुश्त हमारा रिडम्पशन हो रहा है। तो जब एक मुश्त आपका रिडम्पशन होता है तो हमको ध्यान रखना है हर साल जो अमाउंट हम राइट ऑफ करेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको। तो पहली कंडीशन में जब एंट्री बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो उसका अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष जो अमाउंट राइट ऑफ किया जाएगा तो कैसे निकालेंगे हम इसको? देखो टोटल लॉस कितना है हमारा? 10,000 रुपए का। कितने का है? 10,000 का। इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे? नंबर ऑफ ईयर्स से। कितने वर्ष के लिए हमने इशू किए डिवेंचर? 5वें वर्ष के अंत में रिडम्पशन होना है। इसका मतलब 5 साल के लिए इशू किए तो 5 से कर दीजिए इसको डिवाइड। तो अमाउंट कितना आ गया बेटा हमारा? 2,000 रुपए। यानी कि आपको हर साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है? 2,000 रुपए राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एंट्री नहीं बनवा करके वो आपसे अकाउंट बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है? अकाउंट। तो देखिए हम अकाउंट बनाते हैं। अब अकाउंट बनाने से पहले हम एक मुद्दे को समझते हैं। देखो बेटा, ये जो डिस्काउंट है और जो प्रीमियम है इनको लेकर के जब हमने डिवेंचर्स इशू किए होंगे, तब क्या एंट्री बनाई होगी? तो देखो हमने तब एंट्री बनाई होगी, ड्यू वाली एंट्री की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने एंट्री बनाई होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। ध्यान समझिएगा, टोटल कितना अमाउंट आएगा? तो 1,000 डिवेंचर है 100 रुपए वाले। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 1 लाख रुपए। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 1 लाख रुपए का टोटल अमाउंट तो आता है बट इसमें हमको 5% डिस्काउंट का भी हिसाब करना होता है। किसका हिसाब करना होता है बेटा? डिस्काउंट का। तो ये अमाउंट हम पूरा 1 लाख रुपए नहीं लिखते बल्कि डिस्काउंट को लेस करके लिखते हैं। इसीलिए हमारा अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर? 1 लाख में से 5,000 लेस कर देते हैं तो 95,000 और 5,000 का हम डिस्काउंट डीआर करेंगे। यानी हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। इसमें कितना अमाउंट आएगा बेटा? 5,000 रुपए। और 2 क्या लिखते हैं हम? 6% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट? पूरे 1 लाख रुपए। ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री बनती है डिस्काउंट पर इशू करने की। लेकिन इनका शोधन भी 5% प्रीमियम पर होना है तो शोधन की शर्त आ गई। तो शर्त के लिए हम एंट्री इन्वॉल्व करेंगे इसमें, और शर्त के लिए हम एंट्री में क्या इन्वॉल्व करते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यही करते ना बेटा। और इसमें अमाउंट कितना आता है? तो 5% प्रीमियम है। 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा बोलू? 5,000 रुपए। कितना हो गया बेटा? 5,000 रुपए। ये हमारी एंट्री बनती है। समझ में आ गई बात सबके?
आप ध्यान दीजिएगा एंट्री मैंने क्यों समझाई आपको, उसके मुद्दे को हमको समझना है। देखो ये लॉस मैंने दोनों के सामने स्टार लगा रखा है, यानी कि लॉस है, मतलब प्रीमियम वाले मुद्दे के लिए हमने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोला है। तो ये लॉस को तो रिप्रेजेंट डीआर में तो ये कर रहा है और सीआर में ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट है हमारा, इस डिस्काउंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्काउंट हमारा डीआर में तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपने लिख रखा है, लेकिन सीआर में किसमें लिख रखा है आपने, 6% डिबेंचर अकाउंट में। आगे बात समझ में, यानी कि ये वाले 5,000 रुपए किसमें जुड़े हुए हैं, 1 लाख में, और ये वाले 5,000 हमारे सेपरेट है। समझ में आ गई बात। अब देखो अगर मैं इस एंट्री में से जो मेरा काम का मुद्दा है उसको अगर निकालूं, ये 5,000 रुपए वाला मामला निकालूं, तो क्या निकल करके आता है, देखो निकल करके आता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर कितना अमाउंट, 5,000। समझ में आई बात। ये मैं इसमें से अलग कर रहा हूँ उस चीज को जो हमारे काम की है, जिसको हमको समझना है, ठीक है। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर कितना अमाउंट, ये भी 5,000, ठीक है। और 2, अब देखो ये डिस्काउंट इसमें जुड़ा हुआ था, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 6% डिबेंचर अकाउंट कितना अमाउंट, डिस्काउंट वाला अकाउंट हमको बनाना है, जिसका अकाउंट होता है अमाउंट उसी का होता है, तो इसका अमाउंट कितना है 5,000, जो इसमें जुड़े हुए हैं तो हमें 5,000 ही लेने हैं। और इसके लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना अमाउंट, 5,000। आगे बात समझ में, मेन एंट्री हमारी ये है, इस एंट्री में से हमने हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो काम की एंट्री है उसको हमने इस तरीके से सेपरेट कर लिया, केवल समझने के लिए। एग्जाम में हमको इस तरीके से नहीं करना है, एग्जाम में सिंपल वे है, इशू के टाइम वाली एंट्री है, ठीक है ना। मैंने आपको केवल समझाने के लिए ये मुद्दा यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। हो गई हमारी एंट्री। 2 मिनट पहले मैंने भी आपको बताया था कि डिस्काउंट भी इशू के टाइम पर लॉस है, और प्रीमियम जो रिडेम्पशन के टाइम पर हमको देना है वो हमने इशू के टाइम पर शर्त लगाई, तो वो भी इशू के टाइम पर लॉस हुआ। तो इन दोनों अकाउंटों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिख सकते हैं। इसलिए इन दोनों के लिए क्या लिख देंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इन दोनों के लिए हम लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, तो एंट्री क्या बढ़ गई, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर 5,000 और टू प्रीमियम रिडेम्पशन 5,000। आगे बात समझ में, जब ये क्वेश्चन में एक ही चीज हो इनमें से, या तो डिस्काउंट ही हो या प्रीमियम ही हो, तो डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अकाउंट खोलिए और प्रीमियम के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोलिए। लेकिन जब दोनों आपको एक साथ मिल जाए तो इन दोनों को मर्ज करके हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आगे यहाँ तक की बात समझ सकते हैं, ये एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए हम जो अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, अकाउंट बनाएंगे। तो हमको अकाउंट बनाना है यहाँ पर कौन सा अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जिसके लिए हमने अमाउंट कितना डिसाइड कर लिया है फिक्स, तो हमारे सामने अवेलेबल है टोटल मिलाकर कितना है 10,000, जिसमें से 5,000 रुपए डिस्काउंट वाले हैं और 5,000 रुपए प्रीमियम वाले हैं। कुल मिलाकर कितना हो गया हमारा 10,000 रुपए का। इसमें हमको पोस्टिंग करनी है, ये हमने डेट का मामला डाल दिया, ठीक है। तो देखो हमने इशू कब किया था, 1 अप्रैल को इशू किए थे, तो 1 अप्रैल को पहली एंट्री हमारी बनेगी, जो अभी हमने 2 मिनट पहले एंट्री बनाई थी। अभी मैंने इधर एंट्री बनाई थी, यहाँ पर उसको सेपरेट किया और सेपरेट करके हमने क्या एंट्री निकाली थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर 10,000, दोनों को मर्ज करके, और 2 6% डिबेंचर 5,000 और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000। तो यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में पोस्टिंग करके ये एंट्री निकली थी हमारी भी, ठीक है। तो इसमें पोस्टिंग करेंगे तो क्या पोस्टिंग हो जाएगी बेटा, इसमें तो हमारी पोस्टिंग हो जाएगी 2 6% डिबेंचर्स अकाउंट कितना अमाउंट 5,000 और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना अमाउंट 5,000। ये एंट्री कब बनेगी हमारी, जिस दिन हमने इशू किया था। इशू किस दिन किया था हमने, 2013 अप्रैल 1 को बन गई एंट्री। यहाँ तक समझ में आ गई सबके, कोई तकलीफ है किसी को, नहीं है। अब पहली साल का एंड हमारा कब होगा, तो पहली साल का एंड होगा 31 मार्च 2014 को। तो 31 मार्च 2014 को हम क्या करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट को राइट ऑफ करेंगे। हमको टोटल अमाउंट राइट ऑफ करना है कितना, 10,000। 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना राइट ऑफ करना है हमको, 2,000 रुपए। तो पहले साल में कितना राइट ऑफ करेंगे हम, 2,000 रुपए। कब करेंगे, 31 मार्च को। अब राइट ऑफ करने की एंट्री मैंने 2 मिनट पहले आपको बताई थी, कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल प्रॉफिट से हम राइट ऑफ करते हैं। तो जिससे राइट ऑफ करते हैं वो डीआर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने उनके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम किससे राइट ऑफ करेंगे इसको, हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से।
तो एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यही एंट्री बनती है हमारे राइट ऑफ करने की। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्या पोस्ट हो जाएगी, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, तो आपने अमाउंट निकाल लिया, हर साल कितना राइट ऑफ करना है आपको, 2000 रुपये, ये 2000 रुपये आ गया, ठीक है। और कोई बात नहीं है, तो वही ईयर के एंड में हम निकाल देंगे इस अकाउंट का बैलेंस निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बाई बैलेंस सीडी, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ जाना है। कितना अमाउंट आ जाएगा, इधर का टोटल किया हमने, कितना आया 10000, और 10000 में से 2000 लेस कर दिया, कितना बच जाएगा आपका 8000। आगे बात समझ में, ये पहली साल का कंप्लीट हो गया हमारा। हमको यहाँ पर पूरे 5 साल का बनाना है, कि क्वेश्चन में नहीं बोला कि आपको अगले 3 साल का बनाना है या पिछले 3 साल का बनाना है, तो पूरा बनाएंगे, ठीक है। अब अगले साल ये बैलेंस हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि 2014 की हम बात करेंगे, 2014 अप्रैल 1 को क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 8000 रुपये, 8000। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब फिर दूसरे साल का एंड कब होगा, 2015 में होगा, 2015 मार्च 31 को। फिर क्या करेंगे, हम राइट ऑफ करेंगे, एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्या क्वेश्चन हो जाएगी, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट ऑलरेडी फिक्स है हमारा, कितना 2000 रुपये। फिर दूसरे साल का एंड आएगा, तो हम क्या निकाल देंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे, तो हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका बेटा, 6000 रुपये। कैसे आया, टोटल हुआ हमारा 8000, 8000 में 2000 लेस कर दी, तो कितना आ गया हमारा 6000 रुपये। आगे बात समझ में। फिर हम थर्ड ईयर का बनाएंगे, तो थर्ड ईयर में फिर वापस से थर्ड ईयर की स्टार्टिंग होगी हमारी 2015 अप्रैल 1 से। यहाँ लिख देंगे आप टू बैलेंस बीडी, ये टू बैलेंस बीडी आपने लिख दिया कितना, 6000 रुपये। फिर थर्ड ईयर का एंड कब होगा, 2016 में मार्च 31 को, 2016 मार्च 31 को। तो फिर क्या करोगे आप, राइट ऑफ करोगे, एंट्री क्या बनेगी, वही एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्या क्वेश्चन हो जाएगी, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, अमाउंट हमारा ऑलरेडी फिक्स है बेटा, कितना 2000 रुपीज, 2000 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका फिर वही बैलेंस निकाल देंगे इसका, तो बाई बैलेंस सीडी। कितना बचेगा, 6000 में से 2000 आपने लेस कर देना है, तो कितना बच गया आपका 4000 रुपये। आगे बात समझ में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाएंगे हम, तो मैं इधर समझाता हूँ। नेक्स्ट ईयर वो डेट हमारी चलती जाएगी, हम पहले लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट लिखेंगे, जो यहाँ से बैलेंस अगले साल जाएगा हमारा, तो कितना जाएगा हमारा 4000 रुपये, ये बैलेंस आ गया। उसके बाद में फिर अगले साल का हमारा एंड होगा, जो कब होगा, 31 मार्च 2017 को होगा। तो हम राइट ऑफ करेंगे, तो लिखेंगे हम बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, कितना अमाउंट, वही 2000 रुपये। फिर बैलेंस बच जाएगा हमारा बाई बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट बचेगा 2000 रुपये। टोटल कितना हो गया आपका 4000 रुपये। और फिर 5वें वर्ष में स्टार्टिंग में, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को हम लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट लिखोगे आप 2000। फिर 5वें वर्ष का एंड कब होता है हमारा, 31 मार्च 2018 को। तो हम ये राइट ऑफ करेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, कितना अमाउंट 2000 रुपये। और यहाँ कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे पूरे 5 साल खत्म हो गए, डिवेंचर्स का रिडम्पशन हो गया, तो पूरा अमाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। हम अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। समझ में आ गई बात। कुल मिला के 100 बातों की एक बात, कोई लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। कुछ नहीं लिखना आपको, टू बैलेंस बीडी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू बैलेंस बीडी बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इस तरीके से हमारा पूरा अकाउंट चलता जाता है। मेथड चाहे हमारा पहला हो चाहे दूसरा हो, अकाउंटिंग एंट्री हमारी यही होनी होती है, केवल अमाउंट की कैलकुलेशन हमारी क्या होती है, चेंज होती है। तो हमने ये पहला मेथड समझ लिया, अब हम ये दूसरा मेथड समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला मेथड सबकी समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद है। दूसरे मेथड समझते हैं, देखो क्या चेंज होता है हमारा, अकाउंटिंग एंट्री हमारी वही होनी है, दोबारा कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देता हूं मैं। और इस कंसेप्ट को भी हम समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है बेटा, जब वो इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स का रिडम्पशन करता है, तो हमको क्या करना होगा, एक रेशो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एक रेशो। और उस रेशो में हमारा जो लॉस का टोटल अमाउंट है कितना, 10,000 रुपये, इसको हमको डिवाइड करना होता है। तो रेशो कैसे निकालेंगे हम, वो समझते हैं। यहाँ बोल रहा है कि डिवेंचरों का शोधन 5 वर्षों में, 5वें वर्ष नहीं,
5 वर्षों में यानी हर साल प्रतिवर्ष बराबर राशि का किया जाना है। अब बराबर राशि का कैसे किया जाएगा? तो देखो बेटा टोटल 100 रुपए वाले 1000 डिवेंचर्स थे, यानी टोटल डिवेंचर कितने के हुए? 1 लाख रुपए के हुए। कितने के हुए? 1 लाख रुपए के। और इन 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स को हम हर साल बराबर राइट ऑफ रिडम्पशन करेंगे, यानी कि हर साल आपको 20,000 रुपए के ऋणपत्रों का क्या करना है? शोधन करना है। तो ये डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसको हम किस तरीके से राइट ऑफ करेंगे वो हमको यहाँ पर समझना है। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, बहुत सिंपल टेबल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्पेशली हमको याद नहीं रखना, उसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली हमको याद भी हो जाती है। तो हमें लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फॉर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। समझ में आई बात? ये टेबल हमने बना लेनी है और टेबल बिल्कुल सिंपल है, बड़े आनंद के साथ में इसको बनाना है हमको, ठीक है। सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे ईयर्स का। किसका बनाएंगे बेटा? ईयर्स का। ईयर्स के बाद में आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यह बनाना है अगला कॉलम, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान हमने जो फेस वैल्यू ऋणपत्रों की काम में ली उसका कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पर। अगला कॉलम हम निकाल लेंगे किसका? रेशो का। किसका निकालेंगे बेटा? अनुपात का। और लास्ट कॉलम होगा हमारा अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, जो अमाउंट हमारा राइट ऑफ किया जाना है वो अमाउंट। ये बन गई हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी टेबल, ठीक है। ईयर्स कितने हमारे? 5 वर्षों में राइट ऑफ करना है आपको, तो 5 साल हो गए, तो ईयर लिख देंगे हम। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर और ये हो गया बाबूजी हमारा 5th ईयर। आगे बात समझिए सबके यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 1 अप्रैल 2013 को मैंने 100 रुपए वाले 1000 डिवेंचर इशू किए, तो पहली साल में कितने डिवेंचर मेरे काम में आए? यूज्ड मैंने किए। देखो बेटा यहाँ पर हम रिडेम्पशन जो कर रहे हैं वो 8 वर्ष के अंत में करेंगे, तो पहली साल के प्रारंभ में तो नहीं करेंगे, पहली साल के अंत में करेंगे। अब पहली साल की स्टार्टिंग में हमने 100 रुपए वाले 1000 यानी कि 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स इशू किए थे, तो पूरी साल भर पहली साल कितनी वैल्यू के ऋणपत्र काम में आएंगे? तो पूरे 1 लाख काम में आएंगे। तो पहली साल में हमने यूज किए 1 लाख रुपए की। समझ में आई बात? और फिर पहली साल का अंत जैसे हुआ हमने एक इंस्टॉलमेंट, बराबर इंस्टॉलमेंट है हमारी, बराबर इंस्टॉलमेंट कितने कितने की हो गई? 20-20 हजार रुपए की हो गई। तो पहली साल के अंत में हमने 20,000 रुपए की फेस वैल्यू के ऋणपत्रों का क्या कर दिया? हमने शोधन कर दिया। तो अब बचे कितने? 1 लाख में से 20 का शोधन कर दिया, यानी उनके पैसे वापस लौटा दिए, तो बचे कितने? 80,000। तो दूसरी साल के प्रारंभ में कितने डिवेंचर हमारे पास में उपलब्ध हुए? 80,000। यानी कि दूसरे साल कितने डिवेंचर काम में आएंगे हमारे पास में? 80,000 रुपए की फेस वैल्यू भी काम में आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी साल का अंत होगा, तो दूसरी साल के अंत में आप कितनी फेस वैल्यू के डिवेंचरों का फिर रिडेम्पशन कर दोगे? तो वही 20,000 का रिडेम्पशन हम फिर कर देंगे, क्योंकि बराबर क्या करना है हमको? रिडेम्पशन करना है। तो दूसरी साल के अंत में फिर हमने 20 का रिडेम्पशन कर दिया, तो तीसरी साल में कितने डिवेंचर पहुंचेंगे आपके? 80 में से 20 गए तो कितने बचे? 60,000। तो तीसरी साल में हमारे कितने डिवेंचर काम में आएंगे बेटा? 60,000 रुपए के डिवेंचर काम में आएंगे। फिर तीसरी साल के अंत में आप 20,000 का रिडेम्पशन कर दोगे, तो चौथी साल में कितने काम में आएंगे आपके? 40,000 काम में आएंगे। फिर चौथी साल के अंत में आप 20,000 का रिडेम्पशन कर दोगे, तो पांचवी साल में कितने काम में आएंगे आपके? केवल 20,000 काम में आएंगे। और फिर पांचवी साल के अंत में भी आप 20,000 का कर दोगे रिडेम्पशन। तो छठी साल में क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि पांचवी साल में हमारे पास में 20,000 थे, 20 के 20 का पांचवें वर्ष के अंत में कर दिया हमने रिडेम्पशन, तो खत्म हो गए पूरे। आगे बात समझ में। अब ये जो फेस वैल्यू हमने यूज किया है इसका निकाल लेंगे हम रेशो। तो देखो बेटा ये 4 जीरो है हमारी, 4 जीरो से ये पूरी की पूरी 4 जीरो हमारी कट जाती है, बचा कितना? 10, 8, 6, 4 और 2। इसको हम रेशो को और छोटा बनाएं, छोटा क्या बनेगा? देखो 2 से इन सब में भाग चल जाएगा, 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ गया? 1। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5। ये डायरेक्ट भी देख लो कि 20,000 का भाग 20,000 में देंगे तो 1, 20,000 का भाग 40,000 में देंगे तो 2, 20,000 का भाग 80 में देंगे तो 4 और 20,000 का भाग 1 लाख में देंगे तो 5। इस तरीके से
ये रेशो आ गया। अब क्या करना है आपको, जो हमारा डिस्काउंट प्रीमियम का जो टोटल अमाउंट था कितने का था बेटा, वो 10,000 रुपए का टोटल लॉस था। इस 10,000 रुपए के टोटल लॉस को हमको इस रेशो में बांटना है, और रेशो में बांटना हम पे आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं लेकिन रेशो में बांटना समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेशो में बांटना बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है हमको, पहले तो रेशोज का क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे। जरा इनका टोटल करके देखते, देखो 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15 आ गया। अब जैसे इस साल के लिए हम निकालेंगे अमाउंट कितना हमारा 10,000 का हमने ये अमाउंट लिख लिया। इसको बांटेंगे तो जिसका रेशो हमको लेना है वो ऊपर लिख दो और रेशो का टोटल नीचे लिख दो। आगे बात समझ में, रेशो का टोटल हम नीचे लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33. अब अगर पॉइंट के बाद 5 आता है तो अगली डिजिट को हम बढ़ा देंगे, और पॉइंट के बाद 5 से कम आता है तो उसको हटा देंगे। तो यहाँ 0.33 आएगा तो बाद वाले 33 को हम हटा देते हैं। ठीक है, 3,333 रुपए हमारे ये आ गए। नेक्स्ट हम निकालेंगे तो देखो वही अमाउंट हमको राइट ऑफ करना है 10,000 रुपए। इसका रेशो कितना है 4, टोटल कितना है 15। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीपल किया कितना आ गया 40,000, और 40,000 में भाग देंगे कितने का 15 का। 40,000 भाग देते हैं 15 का तो कितना आ जाएगा, देखो ये 40,000 है आपका, इसको डिवाइड करना हमको 15 से, तो 15 दूनी हो गया कितना 30, 15 दूनी 30। अब बचे कितने 10, हो गए कितने 100, 15 छक्के 90, बचे कितने 10, हो गए 100, 15 छक्के 90, बचे कितने 10, फिर आगे जीरो ले ली, कितना हो गए 100, फिर 15 छक्के 90, फिर वही 6 6 6 इस तरीके से आता जाएगा। अब ये पॉइंट के बाद में 6 6 आ रहे हैं, यानी कि 5 से ज्यादा आ रहे हैं। तो जब 5 से ज्यादा आए तो हमको क्या करना है, इसको अगली डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, यानी इस वैल्यू को हम लिखेंगे 2 6 6 और 7। आगे बात समझ में, तो यहाँ हम राइट ऑफ करेंगे 2,667 रुपए। आप चाहें तो पॉइंट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस तरीके से कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ आपको बांटना है 10,000, वही रेशो कितना है 3 अपॉन टोटल कितना है 15। इसको करेंगे 3 से 15 आसानी से कट जाएगा 5 बार, और 5 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपये। आगे बात समझ में। अगले की हम बात करें तो अगले में वही 10,000, इसको डिवाइड करना है, मल्टीपल करना है 2 से, डिवाइड करना है 15 से। तो यहाँ पर वही मुद्दा आया हमारा, इसको मल्टीपल किया 2 को 10 से तो कितना आ गया 20,000, और 20 को डिवाइड करो कितने से 15 से। जरा देखते देखो तो 15 का भाग दिया, 15 एकम 15, बचे कितने 5, हो गए कितने 50, 15 दिया 45, बचे कितने 5, हो गए कितने 50, 15 दिया 45, और फिर 15 दिया 45, और फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर बार बार हमारा 33 आता जाएगा। ये पॉइंट के बाद 33 आ रहा है, 33 को हम छोड़ देंगे तो केवल कितना ले लेंगे हम 1,333 रुपए। कितने ले लेंगे बालक 1,333 रुपए। आगे बात समझ में, लास्ट कैलकुलेशन और कर लेते हैं। 10,000 है, इसको डिवाइड करना, मल्टीपल करना है 1 से, डिवाइड करना कितने से 15 से, तो सीधा ही हम 10,000 में भागेंगे कितने का 15 का। देखो जब हम 10,000 में 15 का भाग देंगे तो क्या क्या हमारे सामने आएगा, 15 का भाग 10 में जाएगा नहीं, 100 में देंगे तो 15 छक्के 90, बचे कितने 10, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, फिर 0.666 आता जाएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे अगले अंक में, तो कितना हो जाएगा 667 रुपये। तो 667 रुपये आप पे ये आ जाता है। ये हमारी क्या होगी बेटा, कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने वो अमाउंट निकाल ली जो हमको हर साल राइट ऑफ करने। पिछले क्वेश्चन में लमसम रिडम्पशन हो रहा था यहाँ पर, तो हमने क्या किया, पूरे 10,000 को 5 से भाग दे दिया, और हर साल जो अमाउंट तो कितना आया 2,000 रुपये। हम बार बार लिख लेते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,000, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,000। अब की बार हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L पहले साल में 3,333, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L दूसरे साल में 2,667, यानी कि हर साल पहले साल में हम इतना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इस प्रकार से हमको हर वर्ष राइट ऑफ करना है। जरा इसका अकाउंट बना करके समझ लेते हैं 2 मिनट में अपन, देखिए कैसे इसका हमको अकाउंट बनाना होगा। तो मैं बोर्ड पर यहाँ पर आपके सामने एक अकाउंट बनाता हूँ। इस सेकंड कंडीशन में हमको अकाउंट बनाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले आपको वही पोस्टिंग करनी है, ठीक है, तो वही पोस्टिंग हमारी क्या होगी, वो एंट्री स्टार्टिंग वाली जो मैंने आपको बताई थी, एक स्टार्टिंग वाली एंट्री मैंने बताई थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, और 2 6% रहने दो,
6% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया इसमें 5000, ठीक है। और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया इसमें भी 5000, जो कि हमने 2 मिनट पहले ये भी समझा था। ये स्टार्टिंग बन जाएगी 1 अप्रैल 2013 को, फिर पहली साल का एंड होगा हमारा 31 मार्च 2014 को। तो हम पहला अमाउंट राइट ऑफ करेंगे। पहला अमाउंट कितना आपका 3333, आप क्वांटम में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सबको राइट ऑफ कर राउंड ऑफ कर लिया है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट या लॉस एंड डिवेंचर अकाउंट, इसे पोस्ट हो जाएगी बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर 3333 रुपये आ गया। इसका निकाल लेंगे बैलेंस, टोटल कितना हो गया हमारा 10,000 रुपये, टोटल हो गया कितना 10,000 रुपये। फिर लिख देंगे यहाँ पर बाई बैलेंस CD, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ गया, कितना आएगा 10,000 रुपये में से हमको लेस कर देना 3333 रुपये। अब देखो इस तरीके का कैसे करते हैं बच्चे, जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। कैसे गलती करते हैं कि 10,000 में से हमको लेस करना 3333 को, तो जल्दबाजी क्या करते हैं कि 10,000 में से 3,000 के कितने बचे 7,000, 7 को पहले लिख देते हैं, 7 को पहले लिख देते हैं, यहीं से हमारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना, या तो आप आराम से कैलकुलेशन करो, और अगर आप इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप बताता हूँ कि जब भी आप ऐसे अमाउंट को लेस करो जो इस तरह का हो, तो क्या करना है आपको 10,000 में से 3,000 मत घटाओ, सबसे पहले घटाओ कितने 4,000, इसको राउंड ऑफ कर लो, 4,000 मैंने घटाया, 10,000 में से अगर 4,000 गया तो कितना बचा, हजारों में बचा 6,000, तो 6 तो मैंने लिख दिया हजारों में, ठीक है। फिर ये 333 है, तो 333 मत बोलो, इसको 400 बोलो, 400 को लेस करें कितने में से 1,000 में से, तो कितना बचा 600 बच गया। फिर ये 33 है, तो 33 मत मानो, इसको 40 मान लो, 40 को लेस कितने में से 100 में से, तो कितना बच गया, फिर 6 बच गया, समझ में आई बात। और फिर लास्ट में कितना बच जाएगा हमारा 7 बच जाएगा, यानी कि 6,667 रुपये। कितना आगे बेटा हमारा 6,667। आप चाहे टोटल चेक कर सकते हो, देखो 3 और 7 10 1 और 4 6 10 इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई बात। कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस हमारा आगे आ जाएगा टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट आ जाएगा 6,667 रुपये। फिर दूसरी साल में आपको राइट ऑफ करना है, एंट्री वही बनेगी, हम लिख देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, डेट हमको क्वेश्चन में दे रखी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था। कितना अमाउंट आएगा, सेकंड ईयर में अमाउंट कितना है हमारा 2,667 रुपये, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 2,667 रुपये। फिर इसका निकाल देंगे हम बैलेंस, तो आ जाएगा बाई बैलेंस CD। अब देखो 667 से जजमेंट पूरा कट जाता है हमारा, 6,000 में 2,000 का कितना बच जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 4,000 रुपये, टोटल किया 6,667 रुपये, कितना आ गया 6,667 रुपये। थर्ड ईयर में बैलेंस आपका आ जाएगा, तो हम लिख देंगे टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट 4,000 रुपये। फिर थर्ड ईयर में कितना राइट ऑफ करना बेटा आपको 2,000 रुपये, तो हम लिख देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कितना अमाउंट 2,000। फिर इसका निकाल देंगे हम बैलेंस, तो आ जाएगा हमारा बाई बैलेंस CD, कितना अमाउंट आ जाएगा 4,000 में से 2,000 गए तो 2,000, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया हमारे। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो गया बेटा 4,000 रुपये। आगे बात समझ में आता है सबके। फिर क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस फोर्थ ईयर में पिछले बैलेंस को आगे लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट हो जाएगा 2,000 रुपये। फिर फोर्थ ईयर में कितना अमाउंट राइट ऑफ करना है आपको 1,333 रुपये, तो हम लिख देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कितना अमाउंट बेटा 1,333 रुपये। और ये बच जाएगा आपका बाई बैलेंस CD, जो कि बैलेंसिंग फिगर में बचेगा, कितना बचेगा 2,000 रुपये में से आपको लेस कर लेना, कितना 1,333 रुपये। तो 2,000 में से 1,300 मत लेस करके कितना कर लो 1400 लेस कर लो, तो 14 से लेस करके हो जाएगा 667 रुपये, कितना बच जाएगा आपका 667। नेक्स्ट इसको ले आओगे आप यहाँ पर, तो यह जाएगा टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट 667 रुपये, ठीक है। और फिर अंतिम ईयर में हम इसको राइट ऑफ करेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा देखो बेटा टेबल के अनुसार 667, ये 667 मैंने यहाँ पे लिख दिए। और अब इस साल कोई बैलेंस हमारे सामने नहीं बचेगा, क्योंकि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन पूरा क्या हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आ गई बात आपके सबके। इस तरीके से आपको दोनों में करना होता है। ये यहाँ पर हमने बराबर बराबर रिडक्शन किया था, इसलिए हमारा रेशियो इस तरीके से बना। अगर अलग अलग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको करना इसी पैटर्न पे इसको, बड़े इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, समझ में आई बात। तो बेटा यहाँ पर हमने कंपनी वाला जो चैप्टर है हमारा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, वो हमने यहाँ पर पूरा फिनिश कर दिया मेरी ओर से। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, और किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर कोई भी माइंड में डाउट क्रिएट होता है तो आपको उस डाउट को जो है नीचे वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना है। और इसी वीडियो के नीचे लिंक में मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। अगर आप वीडियो में कमेंट नहीं डालना चाहते तो पर्सनली मुझे आप व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट जो है डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा अगली क्लास में मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।